अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है सिंपल पेंडुलम। इसमें सबसे पहली चीज़ हमारे पास आती है कंस्ट्रक्शन, और उसके लिए हमारे पास डायग्राम भी है। कंस्ट्रक्शन में सबसे पहली बात वो कहते हैं एन आइडियल सिंपल पेंडुलम कंसिस्ट ऑफ अ स्मॉल बट हैवी बॉब ऑफ मास m which is suspended by a light and inextensible string of length L। अगर कंस्ट्रक्शन में सबसे पहली बात समझी जाए तो यहाँ पर यह वजाहत कर रहे हैं कि हमारे पास एक बॉब है जिसका मास m है और एक इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है जिसके साथ वो बॉब अटैच है। वो आगे फिक्स्ड पॉइंट के साथ अटैच्ड है। क्या चीज़? स्ट्रिंग। और वो स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल है, यानी उसमें खिंचाव नहीं पैदा हो सकता। और बॉब है जिसका मास m है और उस इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग का लेंथ l है। फिर कहते हैं द अदर एंड ऑफ द स्ट्रिंग इज अटैच्ड टू अ फिक्स फ्रिक्शनलेस सपोर्ट एट पॉइंट P। डायग्राम पे हो, ये वाला दूसरा एंड हमारे पास पॉइंट P पर जो कि फ्रिक्शनलेस पिवट है वहां पर फिक्स्ड है, और ये जो स्ट्रिंग है जिसके साथ मास m का बॉब अटैच्ड है ये इनएक्सटेंसिबल है, यानी इसके अंदर किसी किस्म का कोई खिंचाव पैदा नहीं हो सकता। फिर कहते हैं when the bob is displaced slightly from its mean position O। अगर देखा जाए इसको मीन पोजीशन O से टुवर्ड्स राइट साइड उसको डिस्प्लेस किया जाए स्लाइटली, तो फिर क्या होता है? यहां पर आकर इसको छोड़ दो, ये वापस जो इसके अंदर फोर्स रिस्टोर हुई थी हमारे फोर्स लगाने की वजह से, वो वापस इस तरफ को मीन पोजीशन O की तरफ डिस्प्लेस करेगा। तो इसकी वजाहत करता है आफ्टर रिलीजिंग इट, जैसे ही उसको यहाँ से रिलीज किया जाएगा, इट विल ऑसिलेट्स टू एंड फ्रो अलोंग द आर्क ऑफ अ सर्कल, कि ये आगे और पीछे ऑसिलेट करने लग पड़ेगा अलोंग द आर्क ऑफ द सर्कल। अगर इसी बॉब को जिसका मास m है मजीद आगे फोर्स लगाई जाए तो वो सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं रहेगी। सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए कंडीशन ये है कि उसकी जो मोशन है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू अ स्ट्रेट लाइन हो। इसलिए यहाँ पर वो आर्क ऑफ अ सर्कल विद सेंटर एट पॉइंट O, यहाँ पर वो टू एंड फ्रो मोशन स्टार्ट करने लग पड़ेगा। अगली बात है इसकी वर्किंग। सपोज दैट द ऑसिलेटिंग बॉब इज एट पॉइंट A। अगर इसको हम कंसीडर करते हैं कि ये एट पॉइंट A है एट सम इंस्टेंट, किसी एक दौरानिये में, तो फिर इसका यहाँ से पोजीशन O से जो कि इक्विलिब्रियम पोजीशन था, यहाँ से पॉइंट A पर इसका डिस्प्लेसमेंट x होगा, यानी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स जो डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ है वो x होगा। एंड एंगल थीटा, और फिर उसका थीटा एंगल जो है वो होगा OPA के दरमियान थीटा। द फोर्सेज एक्टिंग ऑन द बॉब आर द टेंशन T। इसके बुनियाद पर दो फोर्सेज इस पर एक्ट करेंगी, एक टेंशन T विच इज प्रोड्यूस्ड इन द स्ट्रिंग, इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग के अंदर जो खिंचाव पैदा हुआ है यहाँ से बॉब की वजह से, वो टेंशन T बाय द स्ट्रिंग एंड इट्स वेट, और इसका जो अपना वेट है, वेट फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से ये डाउनवर्ड उसको नीचे खींच रहा है, तो इसके ऊपर वेट भी लगेगा। अब एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, और वो वेट किस डायरेक्शन में एक्टिंग कर रहा है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। द वेट mg ऑफ द बॉब कैन बी रिलीज्ड इनटू टू कंपोनेंट्स, और वो कंपोनेंट्स कौन से? वो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है। सबसे पहला कहता है mg cos of theta along the string। अगर इस स्ट्रिंग को यहाँ पर देखा जाए तो mg cos of theta जो कि यहाँ पर मैंने साथ में लिख दी है वो along the string उसी डायरेक्शन में mg cos of theta होगा, और दूसरा जो कंपोनेंट है वो mg sin of theta along the tangent to the arc of the circle। यहाँ पर दूसरा फोर्स जो होगी वो होगी mg sin of theta जो कि आर्क ऑफ द सर्कल के टेंजेंट के अलोंग बिहेव कर रहे हैं। उसके बाद हम डेरिवेशन पर आते हैं। टेंशन इन द स्ट्रिंग एग्जैक्टली कैंसल्स द कंपोनेंट
एम जी कॉज ऑफ थीटा। जो इस स्ट्रिंग के अंदर टेंशन पैदा हुई थी तो उसमें एम जी कॉज ऑफ थीटा वाला जो कंपोनेंट है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, वो उस टेंशन को कैंसिल कर देगा। पीछे क्या रहा, द नेट फोर्स एम जी साइन ऑफ थीटा पीछे रह गया, ऑन द बॉब एट ए इज द रिस्टोरिंग फोर्स व्हिच मींस इट टू एक्सेलरेट टुवर्ड्स इक्विलिब्रियम पोजीशन। इसका मतलब ये है कि टेंशन ने तो एम जी कॉज ऑफ थीटा को क्या कर दिया, कैंसिल, तो पीछे क्या रह गया, एम जी साइन ऑफ थीटा, जो कि एक्सेलरेट करेगा किसको, बॉब को, टुवर्ड्स द मीन पोजीशन ओ। यहां से हमारे पास नेट फोर्स क्या है, वो हमारे पास आ गई F इज इक्वल टू माइनस एम जी साइन ऑफ थीटा। कॉज ऑफ थीटा को तो टेंशन जो इन द स्ट्रिंग था उसने कैंसिल कर दिया, तो पीछे हमारे पास एम जी साइन ऑफ थीटा रह गया। अब देखो यहाँ पर माइनस साइन ये क्या इंडिकेट कर रहा है, नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट द फोर्स इज एक्टिंग टुवर्ड द मीन पोजीशन। इसका मतलब ये है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो हम लोगों ने इसको डिस्प्लेसमेंट x तक लेकर गए थे, यहाँ से जैसे रिलीज किया नेगेटिव साइन ये शो कर रहा है उस इक्वेशन में कि इस बॉब ने वापस अपनी मीन पोजीशन की तरफ क्या करना है, एक्सेलरेट करना है। व्हेन थीटा इज स्मॉल, चूंकि हम लोगों ने इस इक्विलिब्रियम को मीन पोजीशन से जिस डिस्प्लेसमेंट x तक लेकर गए वो बहुत समान है, एंगल थीटा बहुत समान है, हमें सिंपल हार्मोनिक मोशन चाहिए। अगर इससे ज्यादा फोर्स लगा दें तो ये सर्कल में आ जाएगा, ये भी सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं रहेगा। यहां पर समान हो किससे, लेस देन 10 डिग्री या 0.2 रेडियन से। अब वी मेक द अप्रोक्सीमेशन, फिर हम क्या करते हैं कि ऊपर वाला जो इक्वेशन है साइन ऑफ थीटा जो बीच में आ रहा है इसको अप्रोक्सीमेटली इक्वल कर देते हैं थीटा के। क्यों करते हैं, उसकी वजह ये जिसको अगर हम पढ़ते हैं, अब वो ये है कि डिग्री, लेट्स सपोज डिग्री और रेडियन रेडियस से ही है ऑफ द सर्कल। अगर डिग्री हमारे पास 2 डिग्री हो तो रेडियन में उसकी वैल्यू 0.0175 आता है, और इसी को ही अगर साइन ऑफ थीटा में पुट करो तो वहां पर भी सेम आंसर देगा 0.0175। फिर सिमिलरली अगर 2 नहीं तो हम चलो इसी डिग्री को आगे बढ़ा देते हैं 5 डिग्री तक, यानी यहाँ 2 से लेकर 5 डिग्री तक इसको डिस्प्लेस करते हैं, तो इसके नतीजे में क्या होता है कि 5 डिग्री रेडियन के अंदर 0.0873 की वैल्यू देता है, और यही अगर वैल्यू साइन ऑफ थीटा में पुट की जाए तो तब भी वैल्यू 0.0873 देगा। अब अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन इसी चीज को यहां से लेकर यहां से हम ये करते हैं कि F इज इक्वल टू माइनस एम जी ऑफ थीटा, टू थीटा रहा इसलिए कि ये लेस देन 10 डिग्री या 0.2 रेडियन है, जो कि यहां आप लोग डिफाइन कर चुके। अब वहां पर साइन ऑफ थीटा रिप्लेस होने का सिर्फ थीटा के साथ F इज इक्वल टू माइनस एम जी ऑफ थीटा रहेगा। अब हमें नहीं मालूम m तो इसका मैस है, थीटा क्या चीज है ये इक्वेशन के अंदर आ रहा है, फोर्स तो इसके ऊपर लगने वाली फोर्स F सिंपल, और g क्या है इसके ऊपर ग्रेविटी है, लेकिन थीटा क्या है ये हमें नहीं मालूम। हम इसके लिए क्या करते हैं, आर्क लेंथ क्या है इज इक्वल टू OA, यानी मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन A तक ये आर्क लेंथ है। देन थीटा क्या होगा, इसी को अगर हम जरा यहां पर डायग्राम बनाएं कि सपोज ये मीन पोजीशन था O और यहां तक हम लोग इसको डिस्प्लेस करते हैं, तो ये एक्सट्रीम पोजीशन हो गया A, ये O हो गया, और दोनों के दरमियान एंगल क्या था, थीटा। इसको क्या करते हैं कि इसको हम कह देते हैं लेंथ L, जो कि फिक्स्ड पोजीशन से यहां से लेकर यहां तक का है, और इसको क्या कह देते हैं, इसको हम कहते हैं ये x। ये लेंथ L इधर से हो या उधर से हो सेम है, कांस्टेंट है। अब यहां से देखो आर्क लेंथ इज इक्वल टू OA, तो OA ओवर टोटल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, ये वाला लेंथ L। अब ये L और OA वो किसके इक्वल है, x के। तो स्मॉल एंगल थीटा के लिए द आर्क OA इज इक्वल टू x, ये वाला आर्क OA का जो यहां से लेकर यहां तक है वो इक्वल किसके, x डिस्प्लेसमेंट के। अगर इसी के ऊपर मजीद ज्यादा फोर्स लगाएं तो देखो यहां से यूं मूव करता हुआ
ये प्रॉपर एक सर्कल नहीं बनाएगा क्या? ये प्रॉपर एक सर्कल चला जाएगा। तो हमें तो सिंपल हार्मोनिक मोशन चाहिए, इसलिए हम लोगों ने एंगल समान रखा था ताकि सिर्फ आर्क की जितनी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू अ स्ट्रेट लाइन मोशन हो, फिर हमें सिंपल हार्मोनिक मोशन मिलेगी। वरना तो ये फिर सर्कल बनेगा और वहां सिंपल हार्मोनिक मोशन खत्म हो जाएगी। तो ओ ए है जहां पर, वहां हम एक्स पुट करते हैं, थीटा इज इक्वल टू एक्स ओवर एल। अब ये जो थीटा यहाँ इस इक्वेशन 2 में आएगा, वहां थीटा की जगह x ओवर l पुट करते हैं, तो f इज इक्वल टू माइनस एम जी जो कि कांस्टेंट है x ओवर लेंथ l, ये आ गया। अब जब ये आया, ये तो हमारे पास थर्ड इक्वेशन है। तीसरी बात हम ये कह देते हैं कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, अगर न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ा जाए जो कि F इज इक्वल टू m में होता है, वो फोर्स जो मैस m बॉब के ऊपर लग रही है वो उसके अंदर a एक्सेलरेशन पैदा करेगा। F इज इक्वल टू m है। अब ये वाली इक्वेशन नंबर 4 है, ये इक्वेशन 3 है, दोनों को हम कंपेयर करते हैं, ma यहां से और mg x ओवर l ये ऊपर इक्वेशन 3 से। m कांस्टेंट है, इधर भी कांस्टेंट है, दोनों के साथ कैंसिल हुआ, a इज इक्वल टू माइनस g ओवर l इनटू x, ये हमारे पास इक्वेशन रहेगी। अब यहाँ पर इस इक्वेशन 5 में देखें, g जो कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, कांस्टेंट है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती, और लेंथ l, तो यहाँ से इधर का हो या यहाँ से इधर का हो वो भी कांस्टेंट है। तो यहाँ पर हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर देते हैं एक्सेलरेशन a को डिस्प्लेसमेंट x के, जो कि वापस मीन पोजीशन की तरफ मूव करेगा, यहाँ से वापस इस तरफ को आएगा ड्यू टू रिस्टोरिंग फोर्स, तो माइनस साइन भी साथ आ जाएगा। हेंस लिहाजा एन ऑसिलेटिंग सिंपल पेंडुलम एग्जिबिट सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसका मतलब ये है कि अगर एक सिंपल पेंडुलम हो तो वो हमेशा एग्जीक्यूट करता है किसको? सिंपल हार्मोनिक मोशन को। उसके बाद एज इक्वेशन फॉर एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, जैसा कि हमें मालूम है कि एक्सेलरेशन उस बॉडी के लिए जो सिंपल हार्मोनिक मोशन को एग्जीक्यूट करती है, उसके लिए क्या है, वो हमारे पास पीछे हम लोग ड्राइव करके आए हुए हैं, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। अब ये इक्वेशन नंबर 6 नाम दे देते हैं और ये इक्वेशन नंबर 5 है। यहाँ पर भी एक्सेलरेशन है और यहाँ पर भी एक्सेलरेशन है, दोनों को क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं। इक्वेशन 5 को इधर रखा और इक्वेशन 6 को उठाकर इधर रखा, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू माइनस जी जो कि कांस्टेंट है, लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम जो कि कांस्टेंट है, एक्स डिस्प्लेसमेंट के साथ, माइनस माइनस के साथ कट गया, पीछे इक्वेशन रहेगी ओमेगा स्क्वायर x इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके हम लोगों ने डिवाइड कर दिया, g जो कि कांस्टेंट था, लेंथ l वो भी कांस्टेंट था, वो आपस में सेम रहेगा, x x के साथ कट गया। अब ओमेगा स्क्वायर हमें तो चाहिए ओमेगा, हम क्या कर देते हैं? टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट कैंसिल, पीछे हमारे पास रह गया ओमेगा जो कि वैल्यू दे रहा है g ओवर l लेंथ के साथ। अब ये इक्वेशन हम क्या करते हैं? सो द एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड के लिए कि उसका दौरानिया कितना लगा, टाइम पीरियड कितना है, सिंपल हार्मोनिक मोशन को एग्जीक्यूट करने के लिए सिंपल पेंडुलम का दौरानिया कितना है, जिसको टाइम पीरियड कहते हैं, वो इक्वेशन ये आती है, t इज इक्वल टू 2 पाई ओवर ओमेगा। अब ओमेगा जहां पीछे हम लोग ड्राइव कर चुके हैं वहां पर वो वैल्यू उठाकर ओमेगा की जगह पुट कर देते हैं, क्या वैल्यू आ जाएगी? 2 पाई ओवर स्क्वायर रूट इनटू g ओवर l। लेकिन इसको अगर ऊपर लेके जाए तो लेंथ l यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई, और जो g ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है नीचे आकर क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो ये इक्वेशन आ गई जो कि टाइम पीरियड दौरानिया बताती है हमें सिंपल पेंडुलम का, कि वो सिंपल हार्मोनिक मोशन कितनी देर तक टाइम पीरियड यानी दौरानिया रखती है। अब टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम डिपेंड किन चीजों पे करता है, वो इस मेन इक्वेशन से हम लेके आ सकते हैं। वो ये है कि एक तो लेंथ l ऑफ द पेंडुलम कितना है, आया वो इतना है या इससे भी लंबा है वगैरह वगैरह, इस चीज पर डिपेंड करता है उसकी लेंथ कितनी है। दूसरा किस चीज पे डिपेंड करेगा? इस इक्वेशन से
एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, कि इसके अंदर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुई है वो कितनी है ग्रेविटी की वजह से। तो इस बात पर भी डिपेंड करता है। इससे मुताल्लिक कोई भी शुबा या सवाल है आपका तो वो आप कमेंट बॉक्स में लाजमी पूछ सकते हैं। तब तक के लिए वस्सलाम।